हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई क्रैक में। मैं चंदन कुमार। लॉकडाउन की वजह से बहुत दिनों से आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब चल रही थी, जिसके कारण मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई जारी रखी जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन हो सकता है आगे भी बढ़े और आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इसको देखते हुए हमने एक आईटीआई क्रैक के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। इसमें फर्स्ट ईयर के लिए अलग और सेकंड ईयर के लिए अलग पढ़ाई कराई जाएगी। फर्स्ट ईयर का अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा, सेकंड ईयर का अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक, और हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम आते आते आप लोगों की पुनः रिवाइज कराई जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हो सकता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम आगे जुलाई अगस्त तक भी हो सकता है चला जाए। हमारे पास 2-3 महीने का समय है और हम 2-3 महीने में अपने पूरे आईटीआई के सिलेबस को चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे। ठीक है, जो बच्चे आज तक कभी क्लास नहीं अपने आईटीआई क्लास नहीं की हैं वो भी चैनल के माध्यम से अपनी पूरी आईटीआई कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग। जो रेगुलर हैं वो अपना रेगुलर देखेंगे, जो जिन बच्चों का बैक लग चुका वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हर टॉपिक को लेक्चर के माध्यम से हम ज़्यादा अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को कोई कठिनाई हो तो कमेंट करेंगे और मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो हम व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उन टॉपिकों को लेकर के लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लिखने वाली काम नहीं रहेगी, एक्सप्लेन किया जाएगा। लेक्चर सुनिए और आपके पास बुक वगैरह है ही घर पे, तो थोड़ा सा अपना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है विद्युत। उसके बाद और सारे टॉपिकों सबके बारे में हम देखेंगे। हाँ, 4 टॉपिकों को हमने लिखा है, फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा विद्युत की विद्युत क्या है। हमारा आईटीआई में जब हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि विद्युत के बारे में जानना, कि विद्युत क्या है, विद्युत की खोज क्या कब की गई थी, विद्युत होता क्या है। देखिए, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसके रूप को बदला जा सकता है, इसे एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले खोज 2500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व खोज की गई थी। 2500 वर्ष पूर्व थेल्स एम्बर के द्वारा। एक यूनान के रहने वाले वैज्ञानिक थे, यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व, या ये लिख देते हैं 2500 वर्ष पूर्व इसकी खोज की गई थी थेल्स के द्वारा, थेल्स एम्बर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रेशम के एक एवोनाइट छड़ को रेशम से रगड़ा, एवोनाइट छड़ को रेशम से रगड़ा, तो उन्होंने पाया कि यह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उनको लगा, इससे उनको यह अनुभव हुआ कि इसके अंदर आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, आवेश बात करते हैं कि आवेश होता क्या है। देखिए, आवेश एक प्रकार के, आवेश का मतलब ये होता है कि किसी भी चालक का, किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टर में से जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, यानी किसी भी चालक में से जब विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो वो एक फील्ड बनाता है। वो क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। वो फील्ड ये है कि इस चालक का जितने दूरी, जितने क्षेत्र में इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं, वही उसकी आवेश होती है। क्या होती है? वही उसकी आवेश होती है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब जो, क्योंकि वो आगे की चैप्टर है, आगे की बातों में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी जो है उसको देखते हैं। तो 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने क्या किया, एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ा, तो वो पाए कि एवोनाइट की छड़ पर उन्होंने देखा कि धन और रेशम पर ऋण आवेश,
एवोनाइट की छड़ पर एवोनाइट पर धन और रेशम पर ऋण आवेश हो रहा है। तो वो एक आवेश युक्त हो चुका था, वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, लेकिन वो विद्युत एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उससे असंभव था। एक घर्षण विद्युत के रूप में, एक स्थैतिक विद्युत के रूप में उसकी पहचान की गई। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इससे और व्याख्या किया इसका और इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उसमें कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए। उसके बाद 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक आया। कौन आया? 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक आया। उसने क्या किया कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा चलित विद्युत की खोज की। किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा चलित विद्युत का खोज किया। ठीक, उसके बाद वो भी कोई खास नहीं कर पाया रसायन। उसके बाद फैराडे नाम का एक वैज्ञानिक आया। उसने चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके चल विद्युत का आविष्कार किया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? चल विद्युत का आविष्कार किया चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके। तो सबसे यहाँ माना था फैराडे को भी हम मानते हैं। ये 4 वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है फैराडे को, कि फैराडे ने ही विद्युत की खोज की। तो क्योंकि सबसे पहले हमारे जो थेल्स साहब आए, तो उन्होंने एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ा और पाया कि इसमें आवेश होता है, एक दूसरे की किसी को आकर्षित करने का गुण इसके अंदर है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। बेंजामिन आए, इसी को उन्होंने थेल्स की खोज की गई विद्युत को उसने एक्सप्लेन किया बेंजामिन ने। उसके 19वीं शताब्दी में वोल्टा आए। वोल्टा ने कुछ खास किया, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा चल विद्युत की खोज की। रासायनिक अभिक्रिया यानी हम कह सकते हैं कि बैटरी सेल में जो अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। उन्होंने सेल में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेल को चार्ज किया और उस सेल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रयास किया। ठीक, उसके बाद फैराडे साहब आए। इन्होंने चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके एक चल विद्युत का उपयोग किया और ये एक सफल एक्सप्लेन हुआ, और इसी को हम लोग मानते हैं कि चल विद्युत की खोज फैराडे साहब की है। ठीक, तो हम लोगों ने विद्युत के बारे में जानने का प्रयास किया। इसके बारे में बहुत सारे अभी हैं, तो आगे के चैप्टरों में देखेंगे। अब ये इससे क्या विद्युत को हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे इसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं, चुंबकीय ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा बदल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बहुत सारे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद आता है विद्युतकार। विद्युतकार क्या है? देखिए, विद्युतकार किसे कहते हैं? विद्युतकार का मतलब ये होता है कि विद्युत से संबंधित कार्य को करने वाला ही विद्युतकार कहलाता है। जैसे विद्युत संबंधित कार्य क्या हो सकते हैं? मोटर की वाइंडिंग करना, पंखे की वाइंडिंग करना, वायरिंग करना, पोल पे जो हाई टेंशन वगैरह की तारें होती है उसको मरम्मत करना, ट्रांसफार्मर की मरम्मत वगैरह बहुत सारे ऐसे जो विद्युत से संबंधित कार्य को करता है उसे हम लोग विद्युतकार के नाम से जानते हैं। इसके कर्तव्य कुछ हैं, तो कर्तव्य में ये हो सकता है कि उनकी क्या कर्तव्य हो। एक विद्युतकार का कर्तव्य ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक काम को करने से पहले अपनी सुरक्षा को देखना, उसकी पूरी जानकारी लेना, तब उस काम को करना, एक विद्युत का ये कर्तव्य होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र। देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र का मतलब ये है कि ये किस फील्ड में इसकी ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र का यही होगा कि किस फील्डों में इसकी ज़रूरत होती है। देखिए, इलेक्ट्रीशियन एक ऐसा ट्रेड है जिससे हम अपने कैरियर को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। इसे कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। ये जितना पुराना होता है वो उतना ही निखरता है। देखिए, इसकी मांग हमारे बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों में, गवर्नमेंट कंपनियों में, गवर्नमेंट में सेल, रेल गेल, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों में इसकी बहुत सारी मांग होती है। ठीक है ना। एक गल्फ कंट्रियों में भी एक इलेक्ट्रिकल का अच्छा खासा
सैलरी देते हैं और अच्छा खासा वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है और अच्छा खासा वहाँ डिमांड होती है एक इलेक्ट्रीशियन की। बशर्ते आप एक अच्छी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। एक अच्छे स्किल वाले का अच्छे स्किल व्यक्ति, यदि कोई अच्छा स्किल व्यक्ति है, उसे किसी गल्फ कंट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने इंडिया में रह करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का कितना बड़ा महत्व है। उसके बाद हम देखते हैं दुर्घटना। देखिए, एक इलेक्ट्रिकल काम करते समय बहुत ऐसी संभावनाएं होती हैं जिससे दुर्घटना कारण बन सकता है। उन संभावनाओं को अपने नॉलेज के अनुसार हम कितना कम कर सकते हैं और कितनी सावधानी पूर्वक उस पर हम काम करें ताकि वो दुर्घटना ना हो। ठीक, कितना, अब वो डिपेंड हमारे इलेक्ट्रीशियन के ऊपर करता है, वो कितना अच्छी तरह से काम करे ताकि वो दुर्घटना का कारण ना बन सके। ये दुर्घटना के कारण कुछ हमने यहाँ लिखा है, दुर्घटना के बारे में समझा कि दुर्घटना क्या है और इसके कारण कुछ हमने यहाँ बताने का प्रयास किया। देखिए, दुर्घटना के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ये नहीं है कि जो हमने लिखा है वही हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, करने का प्रयास करें। इसमें दुर्घटना के कारण फर्स्ट हमने लिखा है असावधानी। देखिए, जब हम कहीं काम करने जाते हैं और हम किसी चीज़ को सावधानी पूर्वक काम नहीं करते हैं तो वही दुर्घटना कारण हो सकता है। अरुचि, किसी काम को करने में हमारा मन ना लगना। जल्दबाजी, किसी काम को बहुत जल्दी करना। अज्ञानता का अभाव, हम किसी भी मशीन पर काम करते हैं और उसकी नॉलेज ना हो और उस पर हम काम करें तो वो भी दुर्घटना कारण बन सकता है। उत्सुकता, हम काम करने जाएं किसी मशीन पर और बहुत ही एक्टिव, बहुत उत्सुक हो अंदर से, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। किसी भी काम को करने के लिए स्थिरता की जरूरत होती है और कंसंट्रेट होना चाहिए, तभी हम उस काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है सुरक्षित हस्त औजार, कि किसी भी काम को हम कर रहे हैं और हमारे पास टूल्स का अभाव हो और वो टूल्स सही मायने में ना हो और सही ना हो, कहीं टूटा फूटा हो, तो वो भी एक दुर्घटना कारण बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं असुरक्षित लेआउट, कार्य का अनुपयुक्त तरीका, काम करने का तरीका हमारा गलत होता है, वो भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसके बाद स्वच्छता की कमी, हम किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ बहुत सारे टूल्स इधर उधर फेंके रहते हैं और हम किसी भी मशीन पे काम करते समय हमें उस मशीन को साफ सुथरा रखना अति आवश्यक होता है, नहीं तो वो भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। अनुशासन की कमी, आप समझ सकते हैं कि हम अनुशासन की कमी भी दुर्घटना कारण बन सकता है। असुरक्षित पहनावा, प्रकाश की कमी, रोशनी जहाँ हम काम कर रहे हैं और प्रकाश वगैरह ना हो, अंधेरा हो, दुर्घटना कारण बन सकता है। अस्वस्थता या थकान, यदि हमारे अंदर हरासमेंट है और फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं, वो भी दुर्घटना कारण बन सकता है। नशे की आदत, यदि हम नशे में हैं और किसी मशीन में काम करें तो भी दुर्घटना कारण बन सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत झटके लगने का कारण एवं उसके बचाव। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत झटका लगने के कारण एवं उसके बचाव। देखिए, किसी भी मनुष्य को विद्युत झटका कब लगता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को यदि विद्युत का झटका लगा हुआ है तो उसे कैसे बचा सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विद्युत झटका लगने के कारण हम देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को जब सर्किट का मतलब ये होता है कि जब हम एक सर्किट को पूरा करते हैं, ये एक सर्किट है जब हम किसी सर्किट को पूरा करते हैं तभी ये हमारा लैंप जलता है। ठीक है, उसी तरह से जब हमारे शरीर का सर्किट पूरा होता है तभी हमें करंट का महसूस होता है, तभी हम करंट का प्रभाव कर सकते हैं, अन्यथा हमारे शरीर पर करंट का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हमारे शरीर में 90 वोल्ट बहुत ही एक अच्छा चीज़ है, अच्छा टॉपिक है। जब हमारे शरीर में 90 वोल्ट से अधिक का करंट प्रवाहित होता है तभी हम उस करंट का अनुभव कर पाते हैं, अन्यथा हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और ये ना अनुभव कर पाने का कारण ये होता है कि जब 90 वोल्ट से कम हमारे शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो वो हमारे शरीर के अंदर ही समाहित होकर रह जाता है और वो सर्किट को पूरा नहीं कर पाता है। जैसे ही हम 90 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो हमारे शरीर
से होते हुए एक सर्किट को पूरा करता है जो हमारे पैर के माध्यम से अर्थ को कनेक्ट करता है, पैर के माध्यम से अर्थ को कनेक्ट करता है और वो सर्किट को कंप्लीट कर लेता है। यदि हम अपने पैरों में चप्पल पहने होते हैं, जूता पहने रहते हैं, तो वो करंट का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सर्किट का कंप्लीट नहीं कर पाता है। जैसे हमने अभी बताया कि जब हम यहाँ से करंट प्रवाहित होता है और यहाँ नेगेटिव उससे ना मिले, अर्थ ना मिले, तो ये बल्ब, ये लैंप नहीं जलेगा। उसी तरह से जब 90 वोल्ट से अधिक धारा प्रवाहित कराई जाती है तो वो एक सर्किट पूरा करता है और अर्थ की तरफ, जो अर्थ हमारे पैरों से मिलता है वो अर्थ की तरफ जाता है और वहाँ से सर्किट कंप्लीट करने के बाद तब हमें करंट का झटका अनुभव होता है। और जैसे 90 वोल्ट से कम हम की सप्लाई देते हैं तो वो हमारे शरीर में ही उसको शरीर में ही ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि एक शरीर हमारा क्या है, प्रतिरोध का काम करता है, ठीक है, वो शरीर में ही ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना। तो हम समझ चुके हैं कि 90 वोल्ट तक हमारा शरीर सहन कर सकता है और 90 वोल्ट से अधिक होने के बाद ही हमें करंट का झटके का अनुभव होता है। वो भी कब, जब हम चप्पल पहने या जूता पहने नहीं रहते हैं और अर्थ के संपर्क में रहते हैं, तब हम उस करंट का अनुभव कर पाते हैं। और वो अनुभव ऐसा होता है ताकि वो मर भी सकते हैं, हमारा शरीर जल सकता है, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं आगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद है कि इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं करंट लगने से। देखिए, करंट जब किसी मनुष्य को लगता है तो वो जल सकता है, मर सकता है, उसके रक्त प्रवाह रुक सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है, यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को करंट का झटका लगे तो हमें ऐसे नहीं किसी व्यक्ति को करंट का झटका जाकर उससे छुड़ाने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति को करंट का झटका लगे तो सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करें, ठीक। मेन स्विच को ऑफ करने के बाद किसी भी कुचालक डंडे से लेकर के उसके तार को मार के तोड़ दें। यदि वो भी नहीं कर पाते हैं तो पैर में जूते या चप्पल किसी कुचालक पदार्थ का प्रयोग करें ताकि वो अर्थ आपके पैर में ना आए और उसे अपने हाथों से पकड़ के छुड़ा सकते हैं। और छुड़ाते समय ये ध्यान देना होता है कि आप अर्थ के संपर्क में ना आए, नहीं तो उसके साथ कुछ जिसे करंट लगा है उसके साथ साथ आपको भी हानियाँ हो सकती हैं, ठीक है। इससे बचाव, अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? ये बचने का भी बहुत सारे कारण हैं। किसी भी मशीन पे काम करते समय सुरक्षात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सुरक्षात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग दोष की जांच की जाती है, रेत से भरी बाल्टियाँ उस मशीन के पास रखी जाती है, ठीक। और जिस मशीन पे काम कर रहे हैं वो एक एमसीबी के द्वारा कनेक्ट होना चाहिए ताकि अधिक आवश्यकता से अधिक करंट प्रवाहित होने पर वो उस एमसीबी को ट्रिप कर सके, जिससे आपकी जान माल की हानि ना हो और आपकी जान भी सुरक्षित